Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of work and energy in physics, specifically tailored for Class 9 students of the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of the concepts related to work and energy in a simple and engaging manner. By watching this video, students will gain knowledge about various aspects of work and energy, such as the definition of work, different types of work, and its scientific calculation. The video also covers important topics like the unit of work, the relation between work and energy, and the principle of conservation of energy. Through clear explanations and visual aids, this video enables students to strengthen their foundation in this critical branch of physics. It helps learners grasp how work is done, the role of force in work, and the transfer of energy during work. Moreover, students will also understand the concept of potential and kinetic energy, and how they are interconnected. Ignited Minds Tutorials believes in providing quality education, and this video is a valuable resource for Class 9 students. To enhance their understanding of work and energy in physics. Don't miss out on this opportunity to expand your knowledge and ace your exams with ease. अगर आप अपना 1.5 घंटा दे रहे हो, इससे अच्छा तो भाई साहब कहीं पे खेल लो भाई साहब, या इन्वेस्ट टाइम इन स्पोर्ट्स। देन यहाँ पे अगर आपका 1.5 घंटा एकदम ज़ीरो आउटपुट से जा रहा है और दिख रहा है भाई साहब, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिसके बहुत सिंपल छोटे छोटे आंसर्स बनते हैं, तो अगर आप उन आंसर्स को नहीं दे पा रहे हैं तो ऑल दिस वाइल याज का आपका क्या है। अपन ने कब स्टार्ट किया था इसको? मंडे को नहीं, मंडे नहीं, पिछले वीक से स्टार्ट किया था ना। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली एक चैप्टर में 3 से 4 दिन लगता ही है, और उस 3 से 4 दिन लगने के बाद अगर आप छोटे छोटे सवालों को हल नहीं कर पा रहे हैं, सो योर एंटायर अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टेड हेयर हैज़ गॉन टू ज़ीरो। इससे अच्छा तो आप कोई खेल कूद कर लो भाई साहब, मोबाइल में देख लो, अपना टाइम जाएगा आपका। यहाँ पे तो टाइम बेकार में ही जा रहा है। ओके, तो आपका भाई साहब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180, और थीटा की वैल्यू 180 होती है तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी एफ एस कॉस, तो ये हो गया एफ एस माइनस, दस वर्क डन इज नेगेटिव। राइट दी ऑब्जर्व्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है? देखो, ये जा रहा है आपका नदी, तुम लोग में से किसी बात के, ये आपका एक रिवर जा रहा है। ठीक है, तेरा था ना, तू मोबाइल लाया था, रुक क्लास के बाद देखता हूँ तेरे को। ठीक है, ये आपने डैम बना दिया भाई साहब। ठीक है, इसमें आपने डैम बना दिया, तो अभी आपने इस पूरे नदी को क्या कर दिया? रोक दिया। ये नदी जा रहा था आगे, लेकिन इसको रोक दिया। अभी जैसे आपने इसको रोका तो ये जो बहुत जोर से वाटर आ रहा था अभी नहीं जा पा रहा भाई साहब, ये कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, बस अब यहाँ तक आ गया, इसकी हाइट यहाँ तक हो गई भाई साहब। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब? इसको रिलीज कर रहे हो, यू आर बेसिकली रिलीजिंग इट। जस्ट 1 मिनट पीपल, सॉरी फॉर द ट्रबल। आ रही थी, उसको आपने रोक दिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बनता है? देखो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, पावर प्लांट। तो इस स्ट्रीम को आपने रोक दिया, आपने बड़ा सा डैम बना दिया, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका भाई साहब हाइट बढ़ता जाएगा। जैसे इस डैम से आप वाटर को छोड़ेंगे, बहुत जोर से नीचे गिरेगा, एक वाटरफॉल की तरह। और यहाँ पे लगे होते हैं मैग्नेटिक टर्बाइंस। आप आगे चल के पढ़ेंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत जोर से जाता है, और ये जब जोर से जाता है तो इन मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमाता है। ऐसे फिक्स्ड हैं ये, देखो ऐसे बड़े बड़े चक्के हैं मैग्नेट्स के। जब ये पानी जोर से जा रहा है तो ये सब घूम रहे हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली मूविंग, और जब ये मूव होते हैं तो इनके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक जा रही है। ठीक है, सो अभी आप एनर्जी कन्वर्जन को सोचिए। यहाँ पे पहले वाटर मूविंग स्टेटस में था, तो वाटर के पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी। अभी आपने क्या कर दिया? वाटर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या हो गया? वाटर लेवल जो है तो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपने किस में कन्वर्ट किया इसको? इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी। अभी जब आपने इसको छोड़ा तो ये जोर से गिरा, तो अभी अगेन ड्यू टू पोजीशन इट हैज़ गॉट अ ह्यूज वेलोसिटी, तो अगेन इसमें किस में कन्वर्जन हो रहा है? देखो, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अभी यही काइनेटिक एनर्जी इसको घुमा रही है, मतलब ये जो मैग्नेटिक व्हील्स हैं या टर्बाइन्स हैं, इनको घुमा रही है। ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? मैकेनिकल एनर्जी में।
ठीक है। और इसी मैकेनिकल एनर्जी से भाई साहब क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से भाई साहब क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैग्नेटिक एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इससे आपका बन रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखो एक ही प्रोसेस में कितने एनर्जी कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ठीक है। ये जो आप तक जो पहुंच रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ऐसे आपका पावर जनरेशन होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब काइनेटिक एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हुआ, ये भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पहला था रिवर का काइनेटिक एनर्जी, इसको आपने कन्वर्ट किया पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी से भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये जो आपके टरबाइन से ये मूव होने लगे तो मैकेनिकल एनर्जी, और इन टरबाइंस के मूव होने के चलते इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ, क्योंकि जब टरबाइंस मूव हो रहे हैं तो उनके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, और जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ द एनर्जी कन्वर्जन इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, हाउ मेनी जूल्स मेक 1 किलोवाट आवर, राइट, हाउ मेनी जूल्स मेक 1 किलोवाट आवर, हाँ 10, बोली मत ना कुछ, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। क्लियर है भाई साहब, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, when a player hits a football, it moves along a curved path and then falls on the ground. Calculate the work done by the force of gravity on the football. हाँ जी फुटबॉलर, ठीक है, आपने किसी फुटबॉल को हिट किया, ये ऐसे गया, ठीक है, इट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। ओ आप भी तो हैं भाई साहब, KPC चैम्प। ओके, व्हेन अ फुटबॉलर हिट्स अ फुटबॉल, इट मूव्स along a curved path and then falls on the ground. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कितना काम किया है इस पे, अरे बोला हो जल्दी से। बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस देखेंगे, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, ऐसा गया है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करता है, इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कुछ इस पे इन्फ्लुएंस होगा, नहीं, ठीक है, वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कॉस 90 हो जाएगा 0। सो देयर विल बी नो फोर्स, नो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, हेंस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल इज गोइंग टू बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। वही सेम कुली वाला केस है, कुली ने अगर अपना सर के ऊपर लगेज लिया है और वो अगर आगे जा रहा है तो फोर्स उसने ऊपर की तरफ अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्रीज, हेंस वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम केस हो रहा है, the same case is happening when a player hits a football, it rises up along the curved path and then it falls to the ground, then the work done by the force of the gravity is आपका mgh हो जाएगा, that will be 0। तो आपका बस ऐसे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया। अभी आप देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब आपका वर्क डन होगा, ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे ये गया भाई साहब और ये गया, तो यहाँ पे समझ लो h हाइट तक गया, लेकिन उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 ना, तो आपका mgh फाइनल h कितना है, 0 ही है, तो इस हिसाब से भी भाई साहब आपका 0 है, इस हिसाब से भी 0 है। और अगर सिंपल आप वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लगाएंगे तो भी आपका 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इज द सेम थिंग, ठीक है, एंड वर्क डन का भाई साहब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो भी आपका 0 आएगा, दोनों केसेस में आपका वर्क डन विल बी 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। A man weighing 500 Newton carries a load of 100 Newton up to a height of stairs 4 meter high in 5 seconds. What is his power? चलिए फटाफट करिए इसको, quick everyone.
अ मैन वेइंग 500 न्यूटन, तो भाई साहब इस मैन का वेट ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो मैन वेइंग 500 न्यूटन, तो यहाँ पे आप 500 न्यूटन है इसका वेट, ठीक है, मतलब एम जी कितना है आपका 500 न्यूटन। कैरीज अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, तो आपका लोड कितने का है भाई साहब 100 न्यूटन का, अप टू अ हाइट ऑफ, तो यहाँ पे हाइट कितना है आपका 4 मीटर इन 5 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया हुआ है भाई साहब आपको 5 सेकेंड्स। व्हाट इज दिस पावर? तो पावर क्या होता है भाई साहब आपका वर्क डन और एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो? वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, अपॉन टाइम। वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा देखो एम जी इंटू एच, सो दिस विल बी एम जी एच अपॉन टाइम। ये हो गया भाई साहब आपका पावर, ठीक है। तो एम जी एच की वैल्यू कितनी हो गई देखो। अच्छा यहाँ पे देखो उसने खुद का वेट है 500 और उसने एक और वेट लिया है 100 का, तो उसका टोटल खुद को भी तो ऊपर लेकर जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है। अगर आप बिना कोई वेट लेकर किसी स्टेयर केस से ऊपर चढ़ रहे हैं तो भी आप हाफ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपका खुद का भी तो एक वेट है, उसको भी तो आप ऊपर लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों का है 500 प्लस 100, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 600 न्यूटन। ये हो गया एम जी की वैल्यू, टोटल एम जी की वैल्यू। और एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4 मीटर्स, तो इंटू 4 मीटर्स अपॉन टाइम भाई साहब कितना है 5 सेकेंड्स, तो 5 12 60, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 480 जूल्स। ये हो गया आपका 480 जूल्स। व्हाट इज सॉरी जूल्स पर सेकेंड ना, जूल्स पर सेकेंड, या अपन बोल सकते हैं इसको 480 वॉट्स, ठीक है। दिस विल बी 480 वॉट्स। जितना मुंह चलता है उसका आधा दिमाग चलता होता तो कहीं पहुंच गए होते भाई साहब लाइफ में। टोटल वेट भाई साहब हो गया आपका वेट ऑफ द मैन प्लस वेट ऑफ द लोड, दैट इज 500 प्लस 100, दैट इज 600 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 4 मीटर का। टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो पावर ऑफ द मैन विल बी हाउ मच? पावर विल बी वर्क डन अपॉन टाइम, दैट विल बी एफ इंटू एस बाई टी। तो ये हो गया भाई साहब आपका 480 वॉट्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find its power. Take g is equal to 10 meter per second. देखो 45 steps है, 45 steps है और each step का height कितना है भाई साहब आपका 15 सेंटीमीटर। अगर मैंने भाई साहब इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो दिस विल बी हाउ मच 15 बाई 100 मीटर हो जाएगी नहीं। तो टोटल हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट विल बी हाउ मच? नहीं 45 इंटू 15 बाई 100 है कि नहीं भाई साहब। एक स्टेप का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 बाई 100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। तो 45 स्टेप्स का हाइट कितना हो जाएगा 45 इंटू 15 बाई 100, दैट्स हाउ मच 5 3 is 15, 5 20 is 100। भाई साहब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। इधर कितना आ गया 45 3 5 3 15, 4 3 12 113, 13.5 अपॉन 2, इसको ऐसे ही रखते हैं भाई साहब टोटल हाइट, ठीक है। ये हो गया आपके मीटर्स में, ठीक है। ये है ना 5 3 15, 4 3 12 113, 13.5 अपॉन 2, ये हो गया टोटल हाइट। 9 सेकंड्स लग रहा है इसको, ठीक है, 9 सेकंड्स इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब हो गया यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो एम जी इंटू एच अपॉन टाइम, ठीक है। एम जी भाई साहब कितना है 50, एम हो गया 50, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, समझ में आ रहा है, ये 50 और ये जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10। एच की वैल्यू कितनी हो गई 13.5 अपॉन 2 अपॉन भाई साहब टाइम कितना हो गया सेकेंड्स में 9, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी बेसिकली वॉट्स। तो यहाँ पे हो गया कितना 225 10 इंटू 135, तो ये हो गया आपका 25 इंटू, इसको अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा 135 अपॉन 9, ये जाएगा भाई साहब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 25 इंटू 15 कितना होता है भाई साहब 5 5 जा 25, 5 2 10 11 12, 5 और 2, तो ये हो गया 5 7 375, सो दैट विल बी 375 वॉट्स, ठीक है। ये हो गया आपका 375 वॉट्स, क्लियर है। तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे वॉट्स। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली कट्टम कुट्टम हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपका वही देखो आंसर आ जाएगा 375 वॉट्स, क्लियर है, ओके।
Calculate the power of a pump which can lift 100 kg of water to store in a water tank at a height of 19 meter in 25 seconds. चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट. कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर. तो यहाँ पे भाई साहब मास कितना हो गया? मास इज हाउ मच? 100 kg. ठीक है. हाइट कितना हो गया यहाँ पे बोलो? 19 मीटर. और यहाँ पे टाइम कितना हो गया? 25 सेकेंड्स. जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपका पावर कितना हो जाएगा बोलो? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम. तो ये हो जाएगा आपका mgh अपॉन टाइम. तो mgh, m हो गया आपका 100 kg. ठीक है. g हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट हो गई भाई साहब आपकी 19 मीटर की. और टाइम कितना हो रहा है भाई साहब? टाइम इज 25 सेकेंड्स. ठीक है. तो ये हो गया आपका 25 सेकेंड्स. 25 4 100 kg मीटर पर. तो ये सारा भाई साहब आपका क्या आ जाएगा? वॉट्स में आ जाएगा. जूल्स पर सेकेंड मतलब वॉट्स में आ जाएगा. ठीक है. 4 इंटू 19, 9 4 36, 4 1 4 5 6 7 76. ये एक ज़ीरो. ठीक है. तो ये हो गया आपका ज़ीरो. 760 वॉट्स. ठीक है. तो आपका जो हॉर्स पावर होता है अप्रॉक्सीमेटली उसके टाइप पे आए. ठीक है. तो 1 हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. आपका वॉट्स हो गया ये 760 वॉट्स. सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू आपका 760 वॉट्स. इस 760 वॉट्स को अपन 1 हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं. ठीक है. क्लियर है. 746 होता है अप्रॉक्सीमेटली 7. ओके. 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 meters. We name one of the girl as A and the other girl as B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this take. What is the power expended by each girl? ठीक है. तो एक दोनों का वेट भाई साहब ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन है. एक का टाइम भाई साहब 20 सेकंड लग रहा है और एक का भाई साहब 50 सेकंड्स. आपका हाइट कितना है? 8 मीटर का. ठीक है. तो पावर ऑफ ए ये कितना हो जाएगा? mgh अपॉन टाइम ऑफ ए है कि नहीं? ठीक है. ओके. तो ये कितना हो जाएगा? mg है आपका कितना? यहाँ पे mg की वैल्यू दोनों के लिए कितनी हो जाएगी? 400 न्यूटन्स. और h की वैल्यू दोनों के लिए कितनी हो जाएगी? 8 मीटर्स. सो दिस विल बी 400 इंटू 8. टाइम ऑफ ए इज हाउ मच भाई साहब? 20 सेकेंड्स. तो ये हो गया आपका 20. कैंसिल हम 20. ये हो गया आपका 160 वॉट्स. ठीक है. 160 वॉट्स. पावर ऑफ बी ये कितना हो जाएगा बोलो? mgh अपॉन टी ऑफ बी. तो mg कितना हो गया आपका? 400. तो h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 8 अपॉन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 50. ठीक है. ये हो गया आपका वॉट्स. दिस इज बेसिकली वॉट्स. कैंसिलम 5 8 जा. तो ये हो गया आपका 64 वॉट्स. ये हो गया आपका 64 वॉट्स. क्लियर है. पावर ऑफ ए एंड पावर ऑफ बी. सो विच वन हैज ग्रेटर पावर? ए हैज ग्रेटर पावर. ठीक है. ओके. सो ये हो गया वर्क डन अपॉन टाइम. भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सो दिस विल बी इक्वल टू 160 वॉट्स. पावर ऑफ बी भाई साहब कितना हो गया? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 64 वॉट्स. पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए इज 160 वॉट्स and the girl B is 64 watts. Clear है? Okay. If a 5 kg ball is thrown upwards with a speed of 100 meters per second, then calculate the maximum height attained by it.
एक 5 kg के बॉल को आपने अपवर्ड्स, देखो यहाँ पे ये मैटर ही नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस लगेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने भाई साहब यहाँ पे अपवर्ड वर्टिकली थ्रो किया हुआ है एक बॉल को, ठीक है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है भाई साहब? 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, तो आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड किया कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो? एस की वैल्यू होगी यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम ये है कि एस आपको नहीं मालूम है और टी भी आपको नहीं मालूम है, ठीक है, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को अपन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे इक्वेशन में आते हैं, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी? 0। एट टॉप मोस्ट पॉइंट v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0। तो ये अपने को मालूम है, u की वैल्यू अपने को मालूम है, ठीक है, g की वैल्यू मालूम है, s आपको कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को अपन यूज़ कर सकते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी दैट इज 10 इंटू एस जो हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 1 2 3 4 10,000 माइनस 20s। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? माइनस 10,000 और यहाँ पे आपका माइनस 20s। ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपका s का वैल्यू कितना हो गया? 1000/2। तो s की वैल्यू हो गई कितनी? 500 मीटर्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो 5 kg का बॉल हो 10 kg का बॉल हो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को मतलब है कि भाई साहब वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला है, ठीक है। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जितना इनिशियल वेलोसिटी अपन ने उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो मास इज इक्वल टू 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 10। तो आपका भाई साहब मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर माइनस 10। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड, दैट इज हाउ मच? 5 मीटर। इतना ही आया था अपना आंसर? 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्यों लिया हुआ है भाई साहब? यू स्क्वायर तो आपका 100 है, तो मेरा 500 आना सही है ना भाई साहब? यहाँ पे आपका 100 मीटर्स पर सेकेंड है ना यहाँ पे, लेकिन यू को 10 ही लिया है। तो यहाँ पे अगर 10 मीटर्स पर सेकेंड होगा तो आपका 5 मीटर आएगा, ठीक है। बट अगर आपका 100 मीटर्स होगा तो यहाँ पे 10,000 आंसर आ जाएगा ना इसका। दिस विल बी इक्वल टू 20, सो ऑब्वियसली 500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा सवाल में, ओके। अ लैम्प यूज्ड 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। पावर कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए। ओए आप लोगों में से कोई बताइए यहाँ पे। हाँ आकाश, कितना पावर होगा? अरे पावर क्या हो जाएगा भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम मतलब कितना होगा? 100 अपॉन 10। तो कितना हो गया? 10 वॉट्स। सिंपल, मतलब ये तो लिख कर करने वाला सवाल भी नहीं है। The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 joules, ठीक है। Calculate its kinetic energy when its velocity is double। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला केस क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है भाई साहब? 25 जूल्स। इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपका भाई साहब यहाँ पे m इंटू 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। ये 25 और 25 कैंसिल हो गया। m की वैल्यू क्या हो गई? 2 kg। तो मास निकल आया भाई साहब, पहले कंडीशन से आपका मास आ गया। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। तो इस सेकंड केस में क्या है? मास तो वही रहेगा 2 kg का। अभी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब? 5 से हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा है कि भाई साहब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। ये कैंसिलम तो ये हो गया आपका 100 जूल्स, ठीक है। क्लियर है? ओके। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। तो अगर हम ये वेलोसिटी को 5 3 15 कर दें तो अभी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब? 15। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी का स्क्वायर दैट विल बी हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे v कितना वैल्यू हो गया है? 15। तो 15 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 225, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 225 जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। तो मास हो गया m kg भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका 25 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया, ट्रिपल किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब आपका 25 जूल्स, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 100 जूल्स, और काइनेटिक एनर्जी इन द केस 3 विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 225 जूल्स। ठीक है, ओके। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. चलिए फटाफट करना है। यहां पे आपका मास का इन्वॉल्वमेंट है। देखो, एक बॉल को अगर आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, ठीक है, यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 0.2 kg का, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने हाइट पे ये जाएगा? तो अगेन थर्ड वाला इक्वेशन अपन अगर यूज करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये होगा भाई साहब, क्योंकि आप बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो भाई साहब, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो v स्क्वायर, अभी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर, दैट इज 400, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे भाई साहब अगर g की वैल्यू नहीं दी हुई, लेट्स से 10 ले लिया हमने, और h की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस 20h, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 400, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 40/2, दैट इज h की वैल्यू हो गई 20 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इसका भाई साहब हाइट कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, इट इज गोइंग अप बाय अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैक्सिमम विल बी इक्वल टू mgh, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 इंटू 10 इंटू h, तो दिस विल बी 20, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे, तो एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 40 जूल्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? यहाँ पे आपका मास काम आ रहा है, लेकिन मास का काम कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी भी बॉडी को कितना भी वेट हो, कितने ऊपर तक आप उसको फेंक सकते हो, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। It is independent of the mass. However, if you have to calculate the potential energy at the maximum height, then you would be needing the mass, because m into g into h gives you the potential energy. Are we clear? Clear on this one? Okay. तो ये हो गया मास, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.2, तो ये हो गया आपका 40 जूल्स। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल है भाई साहब, देखो 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, 4 5 हो गया 20, और ये दो जीरोस, तो 2000 जूल्स हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन में क्या हो जाएगा, हाँ, कोई कैलकुलेशन बिना करके बताओ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो भाई साहब। देखो, आप इसको यहां तक लेकर गए, यहां तक लेकर गए, इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 2000 जूल्स, बस। ठीक है, कैसे आएगा 1000 जूल्स, ऐसे समझिए। यहां पे आपका पोटेंशियल, देखो ये टोटल एनर्जी है, कल हमने डेरिवेशन किया था, देखो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है, 0, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। जब ये यहां पे आ गई हाफ वे डाउन, ठीक है, हाफ वे डाउन में भी टोटल एनर्जी कितना होगा, 2000 का ही होगा, तो मतलब अभी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1000 जूल्स का हो जाएगा, और ये आपका भाई साहब 1000 जूल्स का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पट्टा रहेगा ये। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 का हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी पूरा 2000 जूल्स का हो जाएगा। 2000 जूल्स का ही आपका टोटल एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल्स का और काइनेटिक एनर्जी 0, बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग। यहाँ पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज हाइट आपका 0 हो गया है, काइनेटिक एनर्जी पूरा टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो बीच में क्या होगा, 1000 जूल्स आपका काइनेटिक एनर्जी का होगा और 1000 जूल्स आपका पोटेंशियल एनर्जी का होगा। आपसे यहाँ पे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, विदाउट कैलकुलेशन आप इस पे अराइव कर सकते हो। ठीक है, यू कैन एक्चुअली, अभी यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन पे भी अगर हम करेंगे, सो हाफ वे डाउन पे आपका हाफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ओके,
A stone of mass 500 kg is thrown vertically upwards with a velocity of 15 meter per second. Calculate the potential energy at the greatest height, kinetic energy on reaching the ground, and total energy at its halfway point. चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट. Quick everyone. देखो 500 ग्राम्स है, तो पहले तो आपको इसको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है. वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. तो पहले तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s को इस्तेमाल करते हुए आप हाइट निकालेंगे. यू विल बेसिकली कैलकुलेट द हाइट. तो आपने देखो पहले क्या किया, 500 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट किया, 0.5 केजी में. वेलोसिटी कितनी हो गई, 15. 9.8 हो गया आपका g. पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट. तो पहला भाई साहब आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट हाइट में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली हाउ मच, 56.25. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो. जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0. काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mu स्क्वायर. समझ में आ रहा है? हाफ mu स्क्वायर निकाल लो, कितना वैल्यू आएगा. m की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे, और u की वैल्यू मालूम है. क्या तुम हाफ mu स्क्वायर निकाल सकते हो? अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गए. यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, 0. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यही जो टोटल एनर्जी है. यहाँ पे टोटल एनर्जी किससे बना हुआ था, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. यहाँ पे पोटेंशियल आपका 0 था, काइनेटिक पूरा एनर्जी था. यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा. यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई. तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, हाफ. पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में mgh होता है, लेकिन विदाउट हाइट को कैलकुलेट करते हुए भी आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ mu स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो जब ग्राउंड में था बॉडी, ठीक है, व्हेन द बॉडी वाज एट द ग्राउंड, तो यहाँ पे भाई साहब ये ऐसे जा रहा है ना बॉडी, तो यहाँ पे इसका लेट्स से वेलोसिटी क्या है, u है. तो इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी क्योंकि हाइट ही नहीं है. काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे, हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इतना आ रहा है. आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी हो गई है भाई साहब 0. तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि भाई साहब टोटल एनर्जी आपकी सेम रहने वाली है. All throughout the motion, the total energy due to conservation of energy is going to remain the same. So at the topmost height, obviously kinetic energy will be 0, but potential energy will become what, 56.25. Without calculating the height, you can actually calculate the potential energy, that is 56.25. क्लियर है? ठीक है. और इसका लंबा तरीका क्या है भाई साहब, आप पहले हाइट को कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उसको mgh से मल्टीप्लाई कीजिए, you will get the same answer. ठीक है, ओके. Thus potential energy at the greatest height is 56.25. A stone of mass 500 gram is thrown vertically upward with a calculate the potential energy, kinetic energy on reaching the ground. क्यों सेम हो जाएगा? हाँ, लेकिन ये वाला पार्ट ना हमने अभी तक जो किया है क्वेश्चन में, वो ये वाला पार्ट था, पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, वही होगा ना भाई साहब. देखो यहाँ पे 56.25 था, यहाँ पे ऊपर गया 56.25 ही रहेगा टोटल एनर्जी. सिर्फ अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 56.25 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा. फिर से धप से ही ग्राउंड पे गिरा. अभी जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, उतनी 56.25. लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे गिर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, 0, क्योंकि इसका हाइट 0 हो रहा है. तो इसका मतलब अभी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी 56.25. यहाँ पे कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है. देखो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज कंजर्व, दस टोटल एनर्जी एट इट्स हाफवे पॉइंट विल आल्सो बी 56.25. ठीक है, एंड टोटल एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड विल आल्सो बी 56.25. एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 मीटर पर सेकेंड. ये भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है. तो मतलब एक्सीलरेशन अगर 0 है तो फोर्स भी आपका क्या है, 0. ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड. ठीक है, कितने मिनिमम हॉर्स पावर का मोटर आप यूज करेंगे, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे. हाफ
एम वी का स्क्वायर। ओके, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। तो आपका जो एनर्जी, तो यहाँ पे पहले एनर्जी को निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, हाफ इंटू 500 इंटू वी का स्क्वायर। तो 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है। 250 इंटू 16, तो 25 इंटू 16, 5 6 30, 6 2 12, 13 14 15, और ये हो गया 25 1 25, 0 5 + 5 10, 2 + 1 3 1 4, 400 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे ना, एक और आपका 0 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट के 2 0 गए, और ये अपॉन 2, नहीं 250 से किया ना, ठीक है। तो आपका ये 2 पॉइंट गया, तो ये आपका आप गया भाई साहब 40 जूल्स, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, देखो व्हाट वुड बी द पावर, देखो यहाँ पे आपने वी स्क्वायर किया हुआ है, व्हाट इज द पावर, 40 जूल्स तो आएगा आपका एनर्जी, 40 जूल्स आ गया आपका एनर्जी। पावर क्या होगा, व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो गया आपका 40 जूल्स। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, ओके, mgh मतलब देखो टाइम कैसे निकालोगे, इसमें टाइम कैसे निकालोगे, एक सेकंड में ये लिफ्ट कितना ऊपर जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो एक, हाँ तो कितना ऊपर जाएगा, अरे भाई साहब 0.4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, तो एक सेकंड में कितना मूव कर रहा है, 0.4 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब वर्क डन निकालना है ऐसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका कितना है, देखो 500 इंटू जी की वैल्यू ले लो 9.8, ये हो गया वेट, मतलब फोर्स, इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 0.4 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, 1 सेकेंड हो गया भाई साहब। ये हो गया आपका जूल्स में, और ये हो गया जूल्स और सेकेंड हो गया आपका वॉट में आ गया, ठीक है। इसको आपको भाई साहब, तो एक 1 वॉट इज इक्वल टू, नहीं कितना था भाई साहब, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 आपका होता है वॉट्स, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, 746 वॉट्स। तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, मास द मिनिमम हॉर्स पावर वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेसिकली होता क्या है, वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज हाउ मच पावर इज इस मच। 1 हॉर्स पावर होता है आपका 746 वॉट्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितने हॉर्स पावर्स हो जाएंगे, अपॉन 746 कर दो, दैट विल बी 2.62 हॉर्स पावर। तो आपके लिफ्ट में जो हॉर्स पावर मशीनरी है उसका भाई साहब 2.6 पावर है। आप देखोगे, आप जब लिफ्ट में जाते हो तो उसमें लिखा रहता है मैक्सिमम 6% या मैक्सिमम 7%, ऐसा लिखा रहेगा। बड़े बड़े ऑफिसेस में जब आप लगोगे तो आपका लिफ्ट बड़ा होता है, तो उसमें आप 10-14 लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये 10 या 14 लोग पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कितना वेट है, कितने लोग जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, जैसे ही वेट एक्सीड करेगा वो अलार्म बज उठेगा और वो लिफ्ट आगे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो मशीन है, ये जो आपका पावर है वो इतना ही लिफ्ट कर सकता है। अगर उसमें आप ज़्यादा पावर डालोगे तो वो आप ऊपर नहीं जा पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू रेस्टोर इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर है। कभी कभी बड़े बड़े ऑफिसेज में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे लिफ्टमैन को बिठाया जाता है, जो भाई साहब सीधा मना कर देगा, नहीं जा सकते आप, ठीक है, या इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, वो लिफ्टमैन बैठा ही रहता है उसके लिए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।